Welcome back, everybody. This is our fifth video in the series of NEET previous year questions for chapter System of Particles and Rotational Motion, also known as Rotational Mechanics for class 11th. Before this, we have made four videos in this series, and all of those videos can be found on our channel. Name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for NEET previous year questions. So you can go to our channel and check those videos out. We have also started a similar series for JEE Mains previous year, so you can also check it out. And if you found these videos useful, then do like them, share them as much as possible, and subscribe to our channel. When you subscribe and share, it helps us a lot. And also, if you want to support us financially, then you can scan these QR codes and donate whatever amount you can. With this amount, we will be able to get new books, new question papers, and better computer hardware so our future videos can be in better resolution. So with this, let's start today's video. In previous video, I think we have completed up to question number 80 or I think 70 or something. So let us see. Yes, till here. So in previous video, we have completed up to question number 71 and we have to go up to question number 91. So there are around, we have 20 questions are pending, and hopefully we will complete all of these questions in this video. So starting with question number 72, a small object of uniform density rolls up and curved surface with initial velocity v. It reaches up to maximum height of maximum given है. With respect to initial position, the object is, ये हमें बताना है कि object क्या है. होलो स्फेयर है, डिस्क है, रिंग है, काइनेटिक स्फेयर, समथिंग लाइक दिस, हमें ये बताना है. तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक बार कवर किया था प्रीवियस वीडियो में. सो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास ये इंक्लाइन प्लेन है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हमें नहीं पता क्या ऑब्जेक्ट है. सो हम एक रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं. विथ फिल लेते हैं इसको एंड लेट अस रोटेट इट. तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है. लेट अस कॉपी इट एंड पेस्ट. सपोज ये इसकी इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे. अभी हमें ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट नहीं पता कि ये स्फेयर है, डिस्क है, रिंग है, समथिंग क्या है. अभी हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. सो लेट अस कंसीडर पॉइंट ए. जब ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जाने वाला एंगल थीटा है प्लेन का, और ये फाइनल पोजीशन बी जब ये इंक्लाइन प्लेन पे अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, और ये हाइट की वैल्यू है यहाँ पे h. ओके, तो हमें ये पता है कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल होगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी. और ए पॉइंट पे बिकॉज आप ये देख रहे हो एज पर मेंशन कि रोल्स अप, यानी कि वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है. तो रोटेशन है प्लस ट्रांसलेशन भी है, लीनियर वेलोसिटी भी है, जिसकी वजह से ऊपर भी जा रहा है ऑब्जेक्ट. तो पॉइंट ए पे, जो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे रोटेशनल वेलोसिटी भी होगी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी होगी. और अगर हम यहाँ पे ग्राउंड मान लें तो इसके पास ए पॉइंट पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी. और बी पॉइंट को अगर देखें हम, तो यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट रुक जाएगा. तो ना तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ना ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी. यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास होगी पोटेंशियल एनर्जी. सो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर. ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल टू बी पॉइंट की एनर्जी दैट इज एम जी एच. नाउ लेट अस सॉल्व दिस फर्दर. सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ. अब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ना पता हो, तो हम उसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एम टाइम्स के स्क्वायर, वेयर के इज रेडियस ऑफ जायरेशन. तो m टाइम्स
k स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, बिकॉज प्रॉपर रोलिंग हो रही है तो v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। यहाँ से ओमेगा इज v स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। सो m से m कैंसिल हो जाता है। यहाँ से व्हाट वी डू, v स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लेते हैं। सो v स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचता है 1 और यहाँ पे बचता है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है gh। और हमें जो यहाँ पे गिवन है वो हाइट की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ से अगर हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करें, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला हाइट की वैल्यू आ जाती है v स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल इंटू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सो जो ऊपर हाइट की वैल्यू गिवन है और ये हाइट की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इट इज 3v स्क्वायर बाय 4g। तो जब दोनों को इक्वेट करते हैं 3v स्क्वायर बाय 4g इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2g 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3 बाय 2। ये 1 इधर नेगेटिव में आ जाएगा, सो 3 बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास k बाय r की वैल्यू आ जाती है 1 बाय रूट 2 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाती है, यानी रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू आ जाती है r बाय रूट 2। तो अब आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है जिसके लिए रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू r बाय रूट 2 होती है, या अगर हम उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m k स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m स्क्वायर बाय 2 और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क के लिए। सो हमारा आंसर डिस्क होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A solid cylinder of mass 3 kg is rolling on a horizontal surface with velocity. Horizontal surface है, it collides with the horizontal spring of force constant. This the maximum compression produced in the spring. तो सपोज कीजिए आपके पास ये सॉलिड सिलेंडर है, ये एक स्प्रिंग के साथ स्ट्राइक करता है, ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग सपोज यहाँ पे किसी रिज सपोर्ट के साथ अटैच है। तो जब ये इस पे जाके स्ट्राइक करेगा तो फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है स्प्रिंग की और ये हमारी वॉल है। तो फाइनली स्प्रिंग कुछ ऐसे कंप्रेस हो जाएगा और ये हमारा ये जो सॉलिड सिलेंडर है वो है। तो स्प्रिंग के अंदर जो कंप्रेशन होगा वो हो जाएगा x, और बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह के बारे में कुछ नहीं गिवन है कि उससे जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं गिवन, तो एनर्जी हम कंजर्व लेके चलेंगे। यहाँ पे जब स्प्रिंग है वो रोल भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। सो स्प्रिंग के पास दो टाइप की काइनेटिक एनर्जीज होंगी, एक होगी ट्रांसलेशनल जो कि होगी हाफ mv स्क्वायर और दूसरी होगी रोटेशनल जो कि होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1 बाय 4 mv स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 हो जाएगा 3 बाय 4 mv स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये स्प्रिंग के जो एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर होगी ये उसके इक्वल होनी चाहिए, मींस 3 by 4 mv square is equal to half kx square और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है, ये 2 पे कट हो जाएगा। सो x विल बी अंडर रूट 3 mv square डिवाइड 2k। सो वैल्यूज पुट करते हैं, 3 mass and velocity and k. Mass is 3, velocity is 4, k is 200.
mass is 3, velocity is 4 यानी कि 16, k is 200. सो ये इसको हम 8 पे कट कर सकते हैं और इसको हम 100 पे कट करके 4 पे कट करते हैं, और बाकी आगे हम कट नहीं करेंगे बिकॉज बाय 100 है, इसका रूट हम इजीली निकाल सकते हैं। और यहाँ से जब हम रूट निकालेंगे तो 9 का रूट आ जाएगा 3, 4 का रूट आएगा 2, 100 का रूट आएगा 10, सो 6/10 और 0.6 मीटर। अगर कंपेयर करते हैं सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid cylinder and hollow cylinder, both of the same mass, same external diameter, are released from the same height at the same time on the inclined plane. Both rolls down without slipping. Which one will reach the bottom first? तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, हमने जो ए था एक्सेलरेशन था उसकी वैल्यू हमें पता थी, दैट ए इज g sin theta by 1 plus I by mr square, और वहां से हमने टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली थी। सो लेट मी कॉपी दैट क्वेश्चन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिड इट, तो हम इसको मल्टीपल टाइम्स, वी विल नॉट वेस्ट टाइम। यस, दिस वाज द क्वेश्चन आई थिंक। सो यस, ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आई थी। लेट अस कॉपी दिस। Copy it. Here we are, and paste. So this gives us value of time, और हमने यहां से लिखा था मीन्स द टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1 plus I by mr square अंडर रूट। तो पहले हम सॉलिड सिलेंडर के लिए बात करते हैं। सो टी सॉलिड सिलेंडर SC। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, और हाफ एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर यहाँ पे देगा हमें 1/2, 1 + 1/2 होगा √3/2, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल अमाउंट आएगा। सो टी एस सी प्रोपोर्शनल टू 1.5। होलो सिलेंडर की अगर बात करें, होलो सिलेंडर, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। होलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा 1 and 1 + 1 is 2, so we can write that T hollow cylinder is proportional to √2। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि होलो सिलेंडर का टाइम ज्यादा होगा, सॉलिड सिलेंडर का टाइम कम होगा। सो इन दिस सिनेरियो जो ये पूछा गया है, विच विन सबसे पहले नीचे कौन आएगा, तो सबसे पहले नीचे वो आएगा जिसका टाइम सबसे कम होगा। टाइम सबसे कम किसका है? सॉलिड सिलेंडर का। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये हमने कैसे ड्राइव किया था, ये आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा कि हमने इसको कैसे सोल्व किया है, और हम आपको क्वेश्चन नंबर भी बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमने इसको सोल्व किया था। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 69। यस, ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे शीट नंबर 70 पे यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन है, तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन, तो हमारा ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating on horizontal plane about an axis vertical to its plane with constant omega velocity, angular velocity omega. If two objects each of mass m attach gently to opposite end of diameter of the ring will rotate with angular velocity. So आपके पास एक रिंग है, सपोज ये हमारे पास रिंग है, और ये स्टार्टिंग में रोटेट कर रही थी ओमेगा वेलोसिटी से, मास m रेडियस r। फिर हम इस पे दो ऑब्जेक्ट्स को अटैच कर देते हैं, और स्मॉल मास m स्मॉल, और अपोजिट एंड पे डिनोट किया जाता है। मींस एक मास यहाँ पे
अटैच किया जाता है स्मॉल m, और दूसरा मास अपोजिटली यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। तो बिकॉज यहाँ पे अगेन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मेंशन है, कुछ नहीं लगा, तो क्या रहेगा, L इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मींस L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। इनिशियल केस में यहाँ पे ओनली रिंग थी और L का फॉर्मूला होता है I ओमेगा, तो स्टार्टिंग में ओनली रिंग थी, तो और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr² हाफ ओनली mr² इनटू ओमेगा, स्टार्टिंग वेलोसिटी ओमेगा है। नाउ आते हैं फाइनल, यानी कि फाइनल में क्या होगा, फाइनल एंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू फाइनल ओमेगा। सो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, रिंग तो है ही, साथ में दो ऑब्जेक्ट और ऐड हो गए, सो रिंग के लिए तो कैपिटल mr² प्लस ये जो स्मॉल मास m है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन से, यानी कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r के डिस्टेंस पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा स्मॉल m इंटू r², और ऐसे ये वाला था, तो टोटल हो जाएगा 2m इंटू r² इंटू ओमेगा फाइनल, और यहाँ से आप r² कॉमन लेके कट कर सकते हो, तो यहाँ से ओमेगा फाइनल की वैल्यू आ जाती है m ओमेगा डिवाइड बाय स्मॉल कैपिटल M प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल m। तो ऑप्शन बी अगर आप देख पाए तो यहाँ पे विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular disk of moment of inertia it is rotating in a horizontal plane about axis of symmetry with constant angular speed omega I। सो एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जो सेंटर से पास होके जाता है एक्सिस, जिसके अराउंड नॉर्मली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB is dropped coaxially into the rotating disk. Initially the second disk has zero angular speed, eventually both rotate at a final omega f। the energy lost by initial due to friction, बताना है कि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस्ट कितना हुआ वो हमें बताना है। तो बिकॉज यहाँ पे अगेन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो जो L है इज कांस्टेंट, और अगर L कांस्टेंट है मींस Li इज इक्वल टू Lf, और Li क्या है हमारा इनिशियल, It इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है पहले वाले डिस्क का, और ओमेगा टी उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। स्टार्टिंग वाली डिस्क है जो उसका इनिशियल मोमेंटम IB है, और इनिशियली सेकेंड डिस्क एट जीरो एंगुलर स्पीड, यानी कि वो रेस्ट पे है, तो यानी कि उसकी ओमेगा जीरो है। अब दोनों एक साथ हैं, तो यानी कि IT प्लस IB, और ये हो जाती है ओमेगा फाइनल। तो यहाँ से ओमेगा फाइनल की वैल्यू आ जाती है IT ओमेगा टी बाय IT प्लस IB। ये फाइनल वैल्यू आ गई ओमेगा की आफ्टर जब वो दोनों एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, उसके बाद जो फाइनल ओमेगा हो जाएगी वो ये। तो हमें बताना है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा डेल्टा KE, या एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही होगा, इट विल बी हाफ IT ओमेगा टी स्क्वायर प्लस हाफ IB, इसकी इनिशियल सेकंड की तो जीरो थी, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, so it will be IT plus IB into square of this, so IT square omega t square divided by IT plus IB whole square, और ये इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और अब अगर हम देखें तो इट विल बी हाफ IT ओमेगा टी स्क्वायर माइनस हाफ IT square omega t square divided by IT plus IB। यहाँ से हम ये वाली टर्म दोनों में से कॉमन ले सकते हैं बिकॉज प्रेजेंट है, सो हाफ IT ओमेगा टी स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1
यहाँ पे बचेगा आई टी डिवाइड बाय आई टी प्लस आई बी। जब इसको सॉल्व करेंगे आई टी बाय आई बी, आई टी प्लस आई बी एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आएगा आई टी प्लस आई बी माइनस आई टी, तो ऊपर बचेगा आई बी। तो सॉल्व करके बचेगा हमारे पास आई टी ओमेगा टी स्क्वायर इंटू आई बी डिवाइड बाय 2 आई टी प्लस आई बी। अगर हम देखें तो ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a roller coaster is designed such a way that rider experience weightlessness as they round the top of a hill whose radius of curvature is 20 meter. The speed of the car at the top of the hill is between। तो ये बोला गया है कि इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को उनको क्या मिलती है, वेटलेसनेस। अब सपोज कीजिए अगर आपको वेटलेसनेस फील करनी है तो आप पे ग्रेविटी, ये सपोज ये पर्सन, अगर इसको वेटलेसनेस फील करनी है तो इस पर जो डाउनवर्ड फोर्स होता है वो mg होता है ग्रेविटी की वजह से। तो जो इसका अपवर्ड फोर्स है वो भी कितना होना चाहिए, mg होना चाहिए। और इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि अगर इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g है तो इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन भी g होना चाहिए, तभी ये दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगी, वेटलेसनेस कंडीशन आ जाएगी। और ये रोलर कोस्टर है मींस सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में जो ये वाला एक्सेलरेशन है मींस अगर आप सपोज कीजिए अगर ये सर्कुलर मोशन में आप ऐसे गोल गोल घूम रहे हो तो आप पे जो ये आउटवर्ड एक्सेलरेशन है किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के यानी कि एसी के इक्वल होगा। और एसी की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय आर। और अभी हमने यहाँ से ड्राइव किया कि ये जी के इक्वल होना चाहिए, तो यानी कि वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू जी होना चाहिए। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी होना चाहिए और वी होना चाहिए आर इज 20, जी इज 10, सो रूट 200, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू रूट 2 और ये हो जाएगा 14.1 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए 14 और 15 के बीच में आंसर होगा वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a drum of radius r and mass m rolls down without slipping along an inclined angle theta. The frictional force dissipate energy as heat, decrease rotational energy, decrease rotational and translational, convert translational to rotational. So let us draw first. ये मेंशन है कि इंक्लाइन प्लेन है और इसमें ड्रम रोटेट कर रहा है। तो ये एक ड्रम है जो रोटेट कर रहा है। अब इस पे कोई अदर फोर्स हमें गिवन नहीं है जो यहाँ पे क्या करेगा, इस पे एक्ट कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स। तो इस पे जो एक्ट करने वाले फोर्सेस हैं, लेट मी ड्रॉ दोस फोर्सेस। तो इसका एक mg फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू सरफेस एक्ट कर रहा होगा और यहाँ पे होगा mg sin थीटा। तो लेट अस राइट दैट mg sin थीटा, mg और mg cos थीटा। नाउ यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स तो एक्ट करेगा ही। तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स F R। तो अभी आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ये जिसको आप पॉइंट O बोल सकते हो और एक यहाँ पे पॉइंट होगा जिसको आप पॉइंट A बोल सकते हो। तो अगर आप A पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क निकालते हो, टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A, तो आपको मिलेगी R इंटू mg sin थीटा। और अगर आप टॉर्क निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू O तो आपको मिलेगी R इंटू फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर आप देखो A पॉइंट के रिस्पेक्ट में mg sin थीटा रोटेशन प्रोवाइड करवा रहा है और O पॉइंट के रिस्पेक्ट में फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटेशनल प्रोवाइड करवा रहा है। मींस डिसिपिएशन नहीं कर रहा है, क्या काम कर रहा है, रोटेशन प्रोवाइड करवा रहा है।
और इन केसेस में यही होता है कि एक्चुअली जो फ्रिक्शन है वो नॉर्मली क्या कर रहा है, जब तक आपने लीनियर मोशन पढ़ा था तो फ्रिक्शन वहां पे क्या करता था, एनर्जी को रिड्यूस करने का काम करता था। वो जो आपकी एनर्जी होती थी मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें पोटेंशियल होती है और काइनेटिक आती है, इनको किस में कन्वर्ट कर देता था, हीट में कन्वर्ट कर देता था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो ट्रांसलेशनल या काइनेट आपके पास जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, रोटेशन में कन्वर्ट कर रहा है। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A round disk of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to plane and passing through center is placed over a disk of moment of inertia I1 rotating with angular velocity omega। तो पहले वाली जो डिस्क है वो हम रेस्ट पे मान के चलेंगे क्योंकि उसकी ओमेगा नहीं गिवन है। ऑन द सेम एक्सिस द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो अगेन यहाँ पे क्या रहेगा, L इज कांस्टेंट, यानी कि L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। L की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, I2 तो रेस्ट पे है, यहाँ पे ओनली I1 है जिसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया I1 ओमेगा, और फाइनल जब दोनों एक साथ हो गई तो I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल यहाँ से आ जाती है I1 ओमेगा बाय I1 प्लस I2। So option B is the right answer. Next question. A thin circular ring of mass m radius r is rotating about an axis constant angular velocity omega. Four objects of each of mass m are kept gently into two opposite ends of perpendicular diameter of the ring. The angular velocity of the ring, final angular velocity. तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किया था कि स्टार्टिंग में आपके पास एक ऐसे रिंग है, फिर क्या होता है, इस रिंग के ऊपर आप मासेस रख देते हो। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 2 मासेस रखे थे, अब हम इस पे 4 मासेस रख रहे हैं। और ये मैटर नहीं करता, आप इन मासेस की पोजीशन कुछ भी कर सकते हो, या डायगोनल अपोजिट हो सकते हैं, या चारों को आप एक साथ रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन आइडियल सिनेरियोस। सो अगेन यहाँ पे भी जो L है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। So from this we can write that initial angular momentum and final angular momentum equal रहेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है जब हमारे पास ओनली रिंग है, तो रिंग का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। सो एम आर स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू स्टार्टिंग गिवन है, ओमेगा एज यूजुअल। फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि होगा रिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल दीज मासेस, जो कि हो जाएगा 4 टाइम मास टाइम्स आर स्क्वायर, बिकॉज सेंटर से इन सभी का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल ही है, सबका मास सेम है। सो 4 है मास स्क्वायर इनटू ओमेगा फाइनल, और यहाँ से ओमेगा फाइनल के लिए हम लिख सकते हैं, बिकॉज आर स्क्वायर तो हम कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। सो ओमेगा फाइनल आ जाएगा कैपिटल एम ओमेगा बाय कैपिटल एम प्लस 4m into omega. So checking the answer, option omega into 1. So option B is the right answer. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A solid cylinder of mass m radius r rolls without slipping on inclined plane of length L and height h. What is the speed of the center of the mass when cylinder reaches its bottom? तो जब सिलेंडर सबसे नीचे पहुंच जाता है तब हमें ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी। सो हमें ये पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोल करता है तो उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है g sin थीटा बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। और यहाँ से ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ आई एम आई स्क्वायर। सो ये एक्सेलरेशन रिड्यूस हो जाएगा g sin थीटा बाय
1 प्लस आई की वैल्यू है हमारे पास वट हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर इज हाफ, सो इट विल बी 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 g sin थीटा। दिस इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। और जो आपका प्लेन है उसकी लेंथ l है और हाइट h है, तो मींस इसका मीनिंग क्या होगा, जो आपका इंक्लाइन प्लेन है, लेट मी ड्रॉ इट, ये अगर आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, देन दिस इज h एंड दिस इज l और ये है थीटा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू h/l। ओके, सो अब हमें ये निकालना है कि जब वो बॉटम पे पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो बॉटम पे स्पीड आप कैसे निकाल सकते हो, यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2gs, इससे निकाल सकते हो, या काइनेटिक एनर्जी आप कंजर्व कर सकते हो, टोटल एनर्जी आप कंजर्व कर सकते हो कि स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसके पास mgh पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर हो जाती है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज ये जो एक्सेलरेशन है ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, दैट्स व्हाई हम इससे कर रहे हैं। स्टार्टिंग वेलोसिटी तो 0 होगी, सो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी √2, और यहाँ पे सॉरी g नहीं होता, यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, रूट और एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है 2/3 g ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाई s, क्या है डिस्टेंस। अब इसमें कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वो डिस्टेंस लेना होता है जो आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला डिस्टेंस होता है। और अगर आप देखें यहाँ पे जो g sin थीटा कंपोनेंट है वो अलोंग द प्लेन होता है, इंक्लाइन प्लेन के, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया गया वो है l, तो इट विल बी l। नाउ पुटिंग फर्दर वैल्यूज, ये 4 है, 4 का अंडर रूट आप बाहर निकालोगे तो ये एज इट इज, वैसे हम इसका एज इट इज रखते हैं, इट विल बी 4/3 इंटू जी, साइन थीटा की वैल्यू h/l इंटू l, l से l कैंसल और ये हो जाएगा √4/3 इंटू GH, जो कि ऑप्शन सी के साथ मैच करता है। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball rolls without slipping. The radius of gyration of the ball about axis passing through center of mass is k. If radius of ball is r, then fraction of total energy associated with rotational energy will be. तो टोटल एनर्जी का जो पार्ट रोटेशनल एनर्जी में होगा हमें वो उसका फ्रैक्शन बताना है। और यहाँ पे बिकॉज जो बॉल है इसमें ओनली रोटेशन गिवन है तो हम पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं करेंगे, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और बिकॉज जो बॉल है उसकी हमें ये बॉल हमें यह तो पता है कि वो स्फेरिकल होगी, पर वो सॉलिड स्फीयर है या होलो स्फीयर है हमें नहीं पता, दैट्स वाई हम जो आई है उसको m के स्क्वायर लेंगे, जो जर्नल फॉर्म होता है मास इनटू रेडियस ऑफ gyration, so it will be half mv² प्लस हाफ आई की वैल्यू है m के स्क्वायर और ये हो जाएगा v² बाय r² ओमेगा की वैल्यू, सो हाफ mv² कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस k² बाय r²। ये होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। और हमें ये बताना है रेशियो ऑफ कितना फ्रैक्शन रोटेशनल एनर्जी के इक्वल है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी। सो सॉल्विंग दिस, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है और उसकी वैल्यू यहाँ से अगर आप देखो तो आपको मिलेगी mk² v² by 2r², so it will be mk² v² by 2r² मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है टोटल काइनेटिक एनर्जी से, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mv² 1 प्लस k² बाय r² और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mv² से mv² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा
k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो इट विल बी आर स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ऊपर आर स्क्वायर चला जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फाइनल बचता है k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। सो कंपेयर करें अगर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid sphere of radius r is placed on a smooth horizontal surface, तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। Horizontal force F is applied at height h from the lowest point for the maximum acceleration of the center of mass, what is that? So let's draw first. तो ये हमारे पास सॉलिड स्फेयर है और ये बोला गया कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है और h हाइट पे F फोर्स अप्लाई किया गया है। सपोज ये F फोर्स अप्लाई किया गया है और ये जो हाइट है ये h है। नाउ मैक्सिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए सेंटर ऑफ मास का, सो एज नो फ्रिक्शन इज देयर, कोई फ्रिक्शन नहीं है, मींस नो रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं होगा। और अगर कोई रोटेशन नहीं होगा तो आप इस पूरे सिस्टम को क्या मान सकते हो, एक पॉइंट मास मान सकते हो और पॉइंट मास पे आप फोर्स F कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, उससे एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी मास, फोर्स बाय मास, सो दैट्स व्हाई नो रिलेशन बिटवीन h एंड r, बिकॉज ये ये स्लिप होगा, ये रोटेट होगा ही नहीं। और अगर ये स्लिप होगा तो आप ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई करो या यहाँ पे अप्लाई करो या यहाँ पे अप्लाई करो, इसको स्लिप ही होना है, तो एक्सेलरेशन सेम रहेगा ऑलवेज। दैट्स व्हाई कोई रिलेशन नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider a point of contact, consider a point P at the point of contact of the wheel on the ground which rolls ground without slipping, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। then the value of displacement of the point P when wheel completes half of the rotation, आधी रोटेशन कंप्लीट करता है। तो सपोज कीजिए ये हमारे पास एक व्हील है और ये आफ्टर बाद वाला है, मीन्स ये बोला गया है कि पॉइंट P एट कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द व्हील एंड द ग्राउंड, तो ये पहले P यहाँ पे है, उसके बाद रोटेट होता है, आप ये मान सकते हो कि इस टाइप की रोटेशन है ओमेगा, और हाफ रोटेशन के बाद बताना है कि हाफ रोटेशन के बाद ये यहाँ पे पहुंच जाएगा P, तो हाफ रोटेशन में ये बताना है वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ P, कि P कितना डिस्प्लेस हुआ। तो P की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, अगर आप ये देखो तो P की डिस्प्लेसमेंट इस लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये P की डिस्प्लेसमेंट हो गई। सो अगर अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएं, इसको पॉइंट ए बोले, यहाँ पे पॉइंट बी लगाए, यहाँ पे पॉइंट सी बनाएं, सो दिस विल बी लाइक दिस। सो ए बी सी, और हमें यहाँ पे ए सी की वैल्यू निकालनी, तो हमें ये तो पता है जो ये होगा इट इज इक्वल टू 2r, या डायमीटर के इक्वल है या 2r के इक्वल है। अब जो आप पॉइंट P से यहाँ से रिवॉल्व किया, ये बोला गया है हाफ रोटेशन, और हाफ फुल रोटेशन में जो ऑब्जेक्ट है वो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है, तो हाफ रोटेशन में कितना करेगा पाई आर, तो ये ए टू बी का डिस्टेंस है हमारे पास पाई आर, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे हम कैपिटल आर ले रहे हैं सॉरी, प्लस 4r स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर ला सकते हैं तो r हो जाएगा, तो r इंटू पाई स्क्वायर प्लस 4, so here it is pi square plus 4, because radius of the wheel 1 meter given है, तो r की वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हैं, pi square by 4 under root pi square plus 4 will be the final answer. Next question, a disk is rotating with angular speed omega, a child sits on it, तो क्या कंजर्व रहेगा
तो अगेन चाइल्ड के शिफ्ट करने से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने वाला। अगर आपको ये लगता है कि सर एक्सटर्नल फोर्स अगर यहाँ पे चाइल्ड बैठ जाता है तो एक्सटर्नल फोर्स लगा ना mg लग गया, तो जो mg लगेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो वर्टिकल प्लेन में करेगा, तो उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल जो टॉर्क है वो कोई प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हॉरिजॉन्टल ओमेगा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट्स व्हाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a disk is rolling, the velocity of its center of mass is vcm, which one is correct? The velocity of the highest point is 2 vcm and at point of contact is 0। तो ये क्वेश्चन हमने एक प्रीवियस वीडियो में हमारी में कवर किया है, लेट मी शो यू। इस टाइप का ही क्वेश्चन है। यस हियर इट इज 63। तो आपको ये प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई डिस्क कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है। तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है तो उसके सभी पार्टिकल उसके सभी पॉइंट्स होंगे वो v वेलोसिटी से आगे जाएंगे, उनकी वेलोसिटी सबके पास ये v वेलोसिटी होगी ही। तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है तो पॉइंट p की भी वेलोसिटी v है और पॉइंट q के पास भी v वेलोसिटी है। नाउ ड्यू टू रोटेशन जो p है उसके पास भी r ओमेगा होगा, q के पास भी r ओमेगा होगा, पर p की जो r ओमेगा वेलोसिटी है वो फॉरवर्ड होगी और q की r ओमेगा बैकवर्ड होगी। तो p की नेट वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस आर ओमेगा और q की नेट वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस आर ओमेगा। और अगर प्रॉपर रोलिंग होती है तो उस सिनेरियो में r ओमेगा इज इक्वल टू v होता है, तो vp हो जाता है 2v और v q हो जाता है 0, जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, जो कि हमने अभी जस्ट हम कर रहे थे। तो लेट मी गो देयर, ये हमने जस्ट अभी किया। यस, सो हाईएस्ट पॉइंट की डबल हो जाती है वेलोसिटी और लोएस्ट पॉइंट की 0 हो जाती है। सो इसका आंसर विल बी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid spherical ball rolls on a table, ratio its rotational kinetic energy to total kinetic energy। तो इसके लिए भी हमने जस्ट अभी रिलेशन ड्राइव किया था और उसके लिए रिलेशन आया था के स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस आर। यहाँ पे के था रेडियस ऑफ जायरेशन और आर था उसका रेडियस। बिकॉज ये क्या है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, तो सॉलिड स्फेयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो होता है 2/5 mr²। और इसके लिए जो रेडियस ऑफ जायरेशन के की वैल्यू आती है इट इज √2/5 इंटू आर। तो के की वैल्यू हो जाती है, के स्क्वायर की वैल्यू 2/5 r²। सो अगर ऐड कर दें यहाँ पे 2/5 ऑफ r² बाय 2/5 ऑफ r² प्लस r², तो ये हो जाएगा 2/5 ऑफ r² डिवाइड बाय 7r²/5, 5 से 5 कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो 2/7 आंसर बचता है। और आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से आया, तो लेट मी शो कि कैसे आया। आई थिंक दिस वन, यस। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखें, एक बॉल जो रोल डाउन हो रही है और वहां पे फ्रिक्शन की वजह से फ्रैक्शन ऑफ, ये बताना था कि कितना फ्रैक्शन रोटेशनल एनर्जी में है टोटल एनर्जी का, तो उसका आंसर था k² प्लस r²। और इस क्वेश्चन में भी हमें यही बताना है कि रोटेशन के पास कितना फ्रैक्शन है, कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना पार्ट है टोटल काइनेटिक एनर्जी का। अगर आपको इस वे में सोल्व नहीं करना तो हम नॉर्मली सोल्व कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक प्लस रोटेशनल, जो कि होती है आई ओमेगा स्क्वायर। अब बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर रोलिंग मोशन है तो ये वी स्क्वायर एज इट इज हाफ आई की वैल्यू 2/5 mr², और ओमेगा इज v² बाय r², r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इट कम्स आउट टू 1/2 mv² प्लस 1/5
mv² और ये ऐड होके देता है 7/10 mv²। सो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, और जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें मिला था 1/5 mv²। so it is 1/5 mv² divided by 7/10 mv²। so ये कैंसिल हो जाता है, ये हमें मिलता है 1/5 इंटू 10/7, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको 2/7 ही अगेन मिलेगा। so option D is the right answer. Next question. A solid sphere, disk, solid cylinder, all of the same mass radius are allowed to roll down on the inclined plane. तो ये बताना है then कौन सा सबसे पहले नीचे आएगा। तो आई थिंक हमने इसके लिए कवर किया था, यस हियर इट इज। ये टाइम पीरियड था, ये हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे आता है, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड था वो प्रोपोर्शनल है 1+I/mr² के। तो यहाँ पे स्फेयर, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर है, स्फेयर, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर। सो जो स्फेयर है उसको हम सॉलिड स्फेयर मान के चलते हैं, हाँ सॉलिड स्फेयर ही। तो सॉलिड स्फेयर के लिए ये बन जाएगा, आई की वैल्यू 2/5 होती है mr², तो mr² से डिवाइड करके 2/5 ही आएगा, और ये हो जाएगा T सॉलिड स्फेयर प्रोपोर्शनल टू 1.4। उसके बाद डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर। सो TD डिस्क के लिए ये हो जाएगा 1+ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² बाय mr² यानी कि 1/2। तो यहाँ से T डिस्क प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1.5 के। और अब आता है लास्ट हमारा, व्हाट इज लास्ट, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, तो अगेन सॉलिड सिलेंडर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के इक्वल ही होता है। सो अगेन 1+half एंड इक्वल टू सॉलिड सिलेंडर प्रोपोर्शनल टू 1.5, यानी कि डिस्क और सिलेंडर दोनों एक साथ पहुंचेंगे और सॉलिड स्फीयर उनसे पहले आ जाएगा क्योंकि उसका टाइम कम है। तो सॉलिड स्फीयर रीचेस फर्स्ट, सॉलिड स्फीयर रीचेस द बॉटम फर्स्ट, डिस्क पहले नहीं पहुंचेगी, सॉलिड स्फीयर लास्ट नहीं पहुंचेगा, सभी एक साथ नहीं पहुंचेंगे, तो सॉलिड स्फीयर रीचेस द बॉटम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the speed of a homogeneous solid sphere after rolling down an inclined plane of height h from rest without slipping h हाइट से वो रोल डाउन करता है तो हमें उसकी स्पीड बतानी है। सो अगेन इसको काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं और इसको हम एक्सेलरेशन से भी कर सकते हैं। सो जो एक्सेलरेशन है वो गिवन है g sin थीटा by 1+I/mr²। बिकॉज सॉलिड स्फीयर है तो I की वैल्यू हो जाएगी 2/5 mr², उसको आप mr² से डिवाइड करोगे तो 2/5 होगा, तो इट विल बी g sin थीटा by 1+2/5, और ये आपको देगा 7/5, so 5g sin थीटा by 7, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब बिकॉज h हाइट से नीचे आ रहा है, अगर हम देखें ऐसे, ये थीटा है, ये हाइट h है, तो वो एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो अगर हम इसको ABC दे दें, सो इसको हम x मान लेते हैं, हमारे पास क्या होगा, h/x क्या होगा, साइन थीटा के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है h/sin थीटा, यानी कि डिस्टेंस जो वो कवर करेगा।
So using v square minus u square is equal to 2as. इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v स्क्वायर v हो जाएगा रूट 2as. 2a एक्सेलरेशन इज 5g sin थीटा बाय 7 और डिस्टेंस है h बाय sin थीटा. सो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल होगा और ये हमें देगा 10gh, 10 बाय 7 gh. So 10 by 7 GH, option A. Next question. At any instant, a rolling body may be considered to be in pure rotation about its axis to the point of contact. The axis is translating forward with speed. तो ये बताना है कि जो axis है वो forward की speed से जा रहा होगा. So let us draw. मान लो हमारे पास ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, अब ये यहाँ पे है और कुछ देर बाद रोटेशन लेके ये यहाँ पे पहुंच जाता है. सो इसका सेंटर ऑफ मास इस VCM से मूव कर रहा है और एक एक्सिस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होता है ग्राउंड के साथ, तो एक्सिस हमारा ये हो जाएगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रहा है. यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इससे पास हो रहा है. तो कुछ टाइम के बाद बॉडी VCM से ही मूव कर रही होगी और आपका एक्सिस भी यहाँ पे होगा. मीन्स जितना डिस्प्लेसमेंट आपके सेंटर ऑफ मास ने किया उतना ही डिस्प्लेसमेंट एक्सिस ने लिया. तो अगर दोनों की डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, टाइम इक्वल है, तो दोनों की वेलोसिटी भी इक्वल हो जाएगी. सो ऑप्शन ए इक्वल टू सेंटर ऑफ मास. और यहाँ पे एक्सिस की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात नहीं है. अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता तो आंसर 0 होता. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं करता, एक्सिस के पास वेलोसिटी है, तो एक्सिस मूव कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में. एंड कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो. Yes, this is the last. A solid homogeneous sphere of mass m and radius is moving a rough horizontal surface. Rough horizontal surface है, partially rolling and partially sliding. कभी रोल करता है, कभी स्लाइड करता है. ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ मोशन क्या कंजर्व रहेगा? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकती, बिकॉज कभी रोल कर रहा है, कभी स्लाइड कर रहा है. जब वो स्लाइड कर रहा होगा तो नॉर्मल प्रॉपर फ्रिक्शन एक्ट करेगा. तो the angular momentum of the sphere about the point of contact, rotational kinetic energy of center of the mass is conserved, again not conserved. Angular momentum about the center of the mass. तो आपको ये तो पता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट किस पॉइंट के अराउंड? मींस सपोज कीजिए ये बॉडी है, तो ये तो इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके अराउंड कंजर्व रहेगा या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अराउंड कंजर्व रहेगा? सो जब भी रोलिंग मोशन स्टार्ट होता है तो वो ऑलवेज इनिशियली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अराउंड स्टार्ट होता है, क्योंकि फ्रिक्शन यहीं पे लगता है. जब यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है तो इस पॉइंट के अराउंड रोटेशन स्टार्ट होता है. सो जो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है वो स्टार्टिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अराउंड कंजर्व होता है. तो यानी कि इसका ऑप्शन होगा बी राइट आंसर. एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अराउंड कंजर्व रहेगा. सो विद दिस ये वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है और इसके साथ ही हमारा इस चैप्टर की जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है. होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई होगी, आपके कंसेप्ट्स बेटर हुए होंगे. अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल. सो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं, इस सीरीज की भी और जेई मेंस प्रीवियस सीरीज की भी. वहाँ पे सभी के सभी अवेलेबल है. एंड अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके व्हाटएवर अमाउंट आप जो डोनेट करना चाहते हैं डोनेट कर सकते हैं. इससे हमें फाइनेंशियल हेल्प मिलती है एक बेटर बुक्स लेने में और बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में, जिससे हम आपके लिए और बेटर क्वालिटी वीडियोस इन फ्यूचर लेके आ सकते हैं. सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं. जो हमारी न्यू वीडियोस होंगी, अब हम सेम चैप्टर के लिए जेई सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसके जो क्वेश्चंस हैं PYQs वो कवर करेंगे. So till then, keep on liking these videos, sharing as much as possible, and subscribe to our channel. And if possible, do donate. And last, thanks for watching.